हेलो नमस्कार। मैं नील सकरवाल और कक्षा 12 के सिलेबस में हम डे 135 पे आगे ऑप्टिक्स चल रही है। सामने लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। परावर्तन हमने पढ़ लिया, उसकी न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे 134 क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हम अपवर्तन। अब आगे की जो सारी बातें हैं वो अपवर्तन से संबंधित करेंगे। अपवर्तन लेंस से होता है हमें पता है, तो हम बाद में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अपवर्तन क्या है। सामान्य नॉर्मली सभी को लगभग पता रहता है, 12th में ये बात ज़्यादा इतनी वो नहीं है कि हमें पता नहीं हो क्योंकि 10th में जो है वो ये डिटेल से आती है अपवर्तन परावर्तन, इनकी परिभाषाएं क्या होता है। फिर भी हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लेंगे जिनका हम आगे डेरिवेशन पोर्शन में इनमें हम इनका यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी सामान्य परिभाषा पता होगी सभी को कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, पथ से मुड़ जाता है, और पथ से मुड़ने की जो घटना है उसको ही क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सिंपल वे में प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर मुड़ने की घटना, प्रकाश का पथ परिवर्तित होने की घटना अपवर्तन कहलाती है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या है, माध्यम कैसे चेंज होते हैं कि प्रकाश किरण आ रही है। नॉर्मली जो लाइट सोर्स है सन है, सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रही है जिससे हम नॉर्मली देख पाते हैं बाकी नाइट में या रूम में अंधेरे में वहां हम लाइट का भी यूज करते हैं, वो भी प्रकाश ही है, वो अनदर सोर्सेज है प्रकाश की। लेकिन नॉर्मली जो अपन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बीच में जो घटना है वो सारी डेली रूटीन में जो हम देखते हैं वो सारी सूर्य के प्रकाश से ही संभव होती है। तो वहां पर प्रकाश की जो किरण है वो अगर मान लो कि जल से भरी बाल्टी रखी है, उसके अंदर जा रही है प्रकाश की किरण, तो वहां माध्यम चेंज हो रहा है कि बाहर जो आ रही है वो तो हवा से आ रही है और फिर किस में जा रही है, जल से भरी बाल्टी में जा रही है, तो जल में जा रही है। तो बाहर हवा अलग माध्यम अलग मीडियम हो गया और जल अलग मीडियम हो गया। अब कैसे पता चले मीडियम अलग हो गया? अगर उनके अणुओं के मध्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है तो माध्यम अलग अलग है, बीच की डिस्टेंस सेम है तो माध्यम भी सेम है। तो हमें पता है एयर में, एनवायरमेंट में जो पार्टिकल्स है उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है, और पानी में पानी के जो अणु है वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। उसकी तुलना में भी अगर और बात करें कि उसके बाल्टी के अंदर भी अगर कांच की स्लैब रख दी जाए, कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, कोई दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि दर्पण में तो क्या होता है टकरा कर वापिस आ जाती है, पीछे पॉलिश कर दी जाती है। यहाँ कांच में पॉलिश नहीं की हो, सिंपल अगर यूं कहें, जो भी घर पे भी हम शीशा यूज करते हैं देखने के लिए चेहरा, तो उसमें भी अगर पीछे की पॉलिश हटा दी जाए, पीछे की पॉलिश हटा दी जाए, तो वो फिर परावर्तन का काम नहीं करेगा। वो किसका काम करेगा, अपवर्तन का। वह दर्पण नहीं होगा, वो एक लेंस की तरह व्यवहार करेगा, सिंपल कांच की तरह व्यवहार करेगा। तो अगर वो कांच का टुकड़ा पानी में रख दिया जाए, बाल्टी में रख दिया जाए, या बर्फ की सिल्ली रख दी जाए, धीरे धीरे पिघलेगी वो, लेकिन बर्फ की सिल्ली रख दी जाए तो पानी की तुलना में बर्फ के जो पानी के अणु थे वो और भी पास पास आ गए, तभी तो जम गई बर्फ। दूसरा कांच रखा गया तो कांच में क्या है, ठोस पदार्थ है, तो उसके भी अणु क्या है, द्रव की तुलना में पास पास होते हैं। कक्षा 6 से शुरू हो जाती है ठोस द्रव गैस में अंदर, तो उनमें इसी आधार पे करते हैं हम कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, ठोस के उससे द्रव की उसकी तुलना में थोड़ा कम डिस्टेंस होती है, ठोस के बिल्कुल पास पास होते हैं। तो यहाँ जिनके मध्य के अणुओं के मध्य की दूरियां ज्यादा है तो वो माध्यम अलग है, और उनकी तुलना में दूरियों में परिवर्तन हो जाता है तो माध्यम अलग हो जाता है। उसको नाम दे देते हैं सघन और विरल माध्यम, सघन और विरल, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगी, डेंसर में क्या होगा, डिस्टेंस कम होगी। तो फ्रॉम एयर टू वाटर जा रही है तो एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम, और वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ये तो आगे माध्यम मीडियम की बात। और अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब देखो दो स्थितियां हो सकती है, प्रकाश किरण जो है वो सघन से विरल माध्यम में आ सकती है, विरल से सघन, उल्टा भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ रख दिया, इस यहाँ मेरे हाथ पे अगर कोई कांच की प्लेट जैसे मार्कर रखे हैं, इस फॉर्म में कांच की प्लेट रख दी जाए तो प्रकाश किरण जब इधर आ रही है तो इसके अंदर जाएगी, जब इसके अंदर जाएगी तब तो क्या होगा, वो रेयर टू डेंसर जा रही है,
और जब इसमें से निकल के हमारे आंखों तक पहुंचेगी तब डेंसर टू रेयर आ रही है, यानी दोनों घटना हो रही है, रेयर टू डेंसर एंड आफ्टर दिस डेंसर टू रेयर। ये हम एक टॉपिक बढ़ेंगे कांच की पट्टिका से अपवर्तन की घटना, और ये कक्षा 12 में प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल में दो तरह के पार्ट होते हैं, मेजर प्रैक्टिकल और माइनर प्रैक्टिकल। एक्टिविटी कहते हैं उनको, कि यह क्लास कहते हैं। छोटे प्रैक्टिकल होते हैं दो आते हैं 5-5 नंबर के, तो उनमें ये इंक्लूड है, ये एक्टिविटी भी बहुत ही सिंपल सी है, बाद में हम करके देखेंगे कैसे करते हैं। तो पहले हम इधर ले रहे हैं कि ये तो है रेयर मीडियम, ये डेंसर, डेंसर के हम पास है, इसीलिए इस तरह से इसको बना देते हैं। या अपवर्तन की घटना जिस सतह से होती है उसको अपवर्तक सतह कहते हैं, अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश किरण आपतित होती है, इसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण है। वही बात जो परावर्तन में थी उसमें भी हमने जिक्र किया था, मोस्टली चीजें सेम रहेगी, घटना चेंज हो जाएगी, बाकी फिर लेंस पढ़ेंगे, फिर वही बातें उसके अंदर फिर रिपीट होगी सारी। ये इसका अभिलंब है, कोण हमेशा अभिलंब के साथ ही बनते हैं, दिस इज अ नॉर्मल अभिलंब है। आपतित किरण का बनाया गया जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। इसको किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अगर नहीं मुड़े तो इधर जानी चाहिए थी, मुड़े नहीं है तो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होती है, ये मुड़ जाती है किधर, अगर रेयर टू डेंसर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, इस तरह से मुड़ जाती है। ये जो एंगल है यहाँ भी नॉर्मल के साथ बनेगा, दिस इज आर। ये अपवर्तित किरण है और ये अपवर्तन कोण है, तो प्रकाश किरण इधर मुड़ गई है, तो ये जो किरण है वो क्या है, अपवर्तित किरण है। और आर जो है, आई और आर क्या है, ऐसे बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात है। आपतन कोण फिर भी थोड़ा आप शॉर्ट में नोट कर ले इन चीजों को, और ये है अपवर्तन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी घटना क्या होती है, दूसरी घटना के साथ ही बात कर लेते हैं कि अगर प्रकाश किरण किस में जाती है, सघन से विरल में आती है, तो ऊपर सघन आते हैं, मान लो प्रकाश की पट्टिका, बर्फ है, कुछ भी है, कोई कांच है, तो यहाँ इस तरह से आपतित होती है प्रकाश। यहाँ पर ये जो है वो है नॉर्मल, ये आपतित किरण है, क्या आई। और अब ये नहीं मुड़े तो किधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए। वही बात, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये सॉरी इसके बाद जो आएगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो जब सघन से विरल में जाते हैं, डेंसर है बी सघन, और इधर रेयर है, रेयर का मतलब विरल, इसमें उल्टा है, फ्रॉम आर टू डी जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटती है, दूसरी तरफ मुड़ती है, तो ये इधर मुड़ जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहते हैं। वही बात है, वही बात है, अंतर है थोड़ा सा। क्या है, इसको मीडियम 1 मान लें, इसको मीडियम 2 मान लें। यहाँ पर भी सेम वैसे कह सकते हैं, इसको 1 2 मान लें, तो इसको भी रेयर को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, यानी इसके अपोजिट प्रोसेस हो रही है। तो ये 2 से 1 में आ रही है, ये 1 से 2 में जा रही है, ठीक है। यहाँ माध्यम जो यूज करते हैं उसमें जो कणों की स्थिति है, जो माध्यम का जो प्रकार है, उसके आधार पे उसको परिभाषित किया जाता है अपवर्तनांक की फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये प्रकाश कितनी मुड़ेगी, ये बात डिपेंड करेगी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित करते हैं, म्यू से लिख देते हैं इसको, या एन से लिख देते हैं। कुछ किताबें म्यू से लिखती है, कुछ किताबें एन से लिखती है। आप किसी से भी हैबिट डाल लो लिखने की, एन से लिख रहे हो तो पूरे चैप्टर में एन से लिख लेना, म्यू से लिख रहे हो तो म्यू से लिख लेना, आप देख लेना बुक के अनुसार क्या है, उसी के अनुसार। अब देखो अपवर्तनांक होता है क्या है, किसी जो प्रकाश किरण है उसका निर्वात में वेग और माध्यम में वेग,
उसका अनुपात जो है वो अपवर्तनांक कहलाता है। वेग बटे वेग आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड, मात्रक से मात्रक कट गया तो क्या है, नियतांक। इसका मतलब अपवर्तनांक एक नियतांक है किसी भी पदार्थ के लिए, अपवर्तनांक एक नियतांक है किसी भी पदार्थ के लिए, जो से उसके वेग का निर्धारण कर देता है कि उसकी स्पीड में कितना परिवर्तन होगा, या आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसका वेग कितना हो जाएगा। तो म्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू को डिफाइन करते हैं c/v। परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं, पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि क्या होगा, प्रकाश का निर्वात वेग c क्या है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का निर्वात में वेग, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी माध्यम है उस माध्यम के अंदर क्या होगा, वेग जो है वो v से शो करें। तो c भी मीटर पर सेकंड है, तो इसका मात्रक क्या है, ये मीटर पर सेकंड और भाग में भी मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गई, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, इसका मात्रक नहीं होता है, एक संख्यात्मक मान है, ये रिलेशन होता है इसमें c, इसका यूज करेंगे हम आगे, म्यू इज इक्वल टू c/v। अब देखो इसके अंदर नियम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इसके नियमों की, फिर बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी सी और। अपवर्तन के सामान्य नियम पता है आपको, अपवर्तन के नियम पता है क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ये कॉमन बात है, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात, स्नेल का नियम जो है वो इसका है, जिसका पूरे चैप्टर में हम इसका यूज करेंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया कहते हैं साइन कोण, ठीक है, साइन i/साइन r एक नियतांक के बराबर होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक को डिफाइन करने का दूसरा तरीका आ गया, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन i डिवाइडेड बाय साइन r इज इक्वल टू म्यू। ये अपवर्तन, इसका हम सभी टॉपिक्स में आगे जितने, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे इससे अपवर्तन से संबंधित, लेंस से संबंधित सब इसी से सॉल्व होंगे, सब इसी से। साइन i/साइन r इज इक्वल टू, इसलिए कुछ चीजों का हम कुछ बातों का डायरेक्ट यूज करने वाले हैं आगे डेरिवेशंस पोर्शन में, तो वो यहीं से आएंगे, उनको बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो आप जरूर नोट डाल के लिखेंगे। एक बात, तो अपवर्तन की घटना क्यों होती है, इस बात में ध्यान दें। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग धैर्य बदल जाती है। क्या बदल जाती है, तरंग धैर्य बदल जाती है। तरंग धैर्य बदलने के कारण वो अपने पथ से विचलित होती है और उसका वेग में परिवर्तन हो जाता है, वही वेग उसका माध्यम का वेग कहलाता है v, ठीक है। हम इसके जो अब ये पार्ट चल रहा है इसमें आगे चैप्टर आएगा नाभिक परमाणु, उनके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, नाभिक के अंदर हम इसमें बात करेंगे। और एक चैप्टर और आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, कणों का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, द्वैत प्रकृति आएगा कणों का, उसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर संख्या शायद 15-16 के आसपास, 15, 13, 14, 15 इस तरह से आएंगे चैप्टर, तीनों चैप्टर ऐसा परमाणु, नाभिक और प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ आएगा। उसके अंदर हम इसमें बात करेंगे इनके बारे में, तरंग धैर्य के बारे में, कैसे परिवर्तित होते हैं इसके मान। तो ये अपवर्तनीय घटना क्यों, किसके कारण होती है, तरंग धैर्य बदलने के कारण होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तरंग धैर्य मतलब तरंग लंबाई है, ठीक है, उसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। उसमें हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, न्यू इज इक्वल टू c/λ या c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ऐसे कह सकते हैं। c लाइट वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है निर्वात में, न्यू क्या है, आवर्ती है, लैम्डा क्या है, तरंग धैर्य है, ठीक है। आवर्ती और तरंग धैर्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो यहाँ तरंग धैर्य बदलता है, इसलिए c का मान जो है वो, c का मान चेंज होके v की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी c तो किसके लिए, ये तो फॉर्मूला दोनों का मल्टीप्लाई है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, नियतांक है, वो तो c के बराबर है, 3 × 10⁸ होता है इसका मान। लेकिन यहां से हम इसका v का मान, c का मान हमें पता है
अगर उस माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो हम ये मान यहाँ से बता सकते हैं। अब देखो अपवर्तनांक को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। पहले सामान्य स्थिति ये होती है, सामान्य स्थिति ये ली जाती है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में फ्रॉम रेयर टू डेंसर मूव करते हैं, रेयर टू डेंसर। तो किस में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। इसका मतलब हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2। ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, वरना आपको कंफ्यूजन बहुत रहेगी, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ ले भाई क्या है। ये एक लिखने का तरीका है कि हम इस म्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 μ2। 1 μ2 का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फ्रॉम 1 to 2 मीडियम में, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड मीडियम में जो रेज हैं वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब इसको दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं μ2 डिवाइडेड बाय μ1। माध्यम 2 का, क्योंकि रियल में क्या हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है, प्रकाश की जाए किसमें रही है, माध्यम 2 में जा रही है। बाहर तो एनवायरनमेंट में तो सब पार्टिकल्स के लिए सेम वही लाइट, वही वेलोसिटी है सबकी। एक बात और ध्यान रखिए, निर्वात में और वायु में प्रकाश का वेग लगभग समान होता है, जो 3 × 10⁸ यानी c के बराबर होता है। वही वायु में भी वही है। तो वायु का क्यों ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि वायु का और निर्वात के लिए अपवर्तनांक है वो सेम रहता है, 1 के आसपास रहते हैं। तो यहाँ 1 μ2 का मतलब है 1 से किस में जा रही है, 2 में। नॉर्मली 1 क्या रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा। तो इन्वायरमेंट के लिए इसकी वैल्यू μ1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्लियर। तो यहाँ से μ2 डिवाइडेड बाय μ1 आया। अब μ2 तो ये माध्यम, इसका तो पता नहीं है भाई, कांच है, बर्फ है, कुछ और है, कोई और मटेरियल है, क्या है हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो μ2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या है, μ2। तो इसको μ2 लिखने की जरूरत क्या है, दो बातें तो रही नहीं आती, एक ही तो रहा, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, इसलिए इसको लिख देते हैं म्यू। दूसरा, इसको रियल में ऐसे लिखते हैं 1 μ2, जिससे ये पता चल जाए प्रकाश कौन से माध्यम से आ रही है और कौन से में जा रही है। 1 से आ रही है और 2 में जा रही है। 1 हमेशा रेयर मीडियम रहेगा, इस बात को भी आप नोट कर लें। 1 हमेशा रेयर मीडियम रहेगा, विरल माध्यम जो है वही 1 रहेगा। इसमें ये बात महत्वपूर्ण है भी, अपवर्तन क्या होता है, पता अपवर्तन नहीं रहा है, कभी नहीं, आपसे कभी नहीं पूछे भाई अपवर्तन क्या होता है, सर नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। तो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, वो उनके अंदर इस बात का यूज हमें करना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रख लें, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा जोर इसी का दे रहा हूं, इस बात पे μ2 अपॉन μ1। क्लियर। तो ये इस सब का मतलब एक ही है, और इसको डायरेक्ट म्यू लिख दें, आप n की फॉर्म में लिख सकते हो, देख लेना बुक में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ले लें। 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू म्यू। n की फॉर्म में लिखे तो n लिख दो, एक ही बात है, म्यू n लिख सकते हैं। लेकिन अब यही बात, अगर ये बात उल्टा हो रहा है, यहाँ विपरीत, ये दिखाई दे रहा होगा, शॉर्ट में आप नोट कर लें कि अपवर्तन क्या है, ये लिख लें। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जब विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये काम आएगी, हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके अंदर फिर यूज करेंगे। बाकी थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप इसके पॉइंट वाइज लिख लें, ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अब देखो, जब उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो क्या हो रहा है, 2 से 1 में आ रही है प्रकाश किरण, 2 से 1 में आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ ये नहीं है साइन आर अपॉन साइन, साइन आई अपॉन साइन आर ही रहेगा ये तो, क्योंकि आपतन कोण क्या है, आई है, साइन आई, और अपवर्तन कोण क्या है, तो आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का बात ही किया जाता है। लेकिन यहाँ अपवर्तन क्या आएगा, 2 μ1, 2 μ1। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 1 में आ रही है, तो यहाँ क्या गया, μ1 अपॉन μ2, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब यहाँ क्या है, μ1 की वैल्यू तो 1 हो गई और μ2 को 2 लगा लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखे तो 1 अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बात किसके लिए है, फ्रॉम R to D,
यानी विरल से जब सघन में प्रकाश किरण जाती है तो ये बात यूज करनी है, और जब फ्रॉम डी टू आर यानी कब यूज करनी है, जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश किरण तो यूज करनी है। इस बात को आप समझ में थोड़ा सा तो दिक्कत नहीं आएगी। लिख लें, ये बात आप नोट कर लें, ये बात आप नोट कर लें, ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर कर लें, हम टॉपिक्स में यूज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है तो स्नेल का नियम क्या काम में लोगे, स्नेल्स लॉ, व्हेन रेज गोज फ्रॉम रेयर टू denser medium then sin I upon sin R is equal to mu, and in the opposite case when rays goes from denser to rare medium then it will be used as a sin I upon sin R same, but in LHS we can use 1 upon mu। इस बात को आपको ध्यान रखना, वही बात वहां लिखी हमने, दोबारा लिख दिया इस बात को। इन शॉर्ट आप लिखें तो सीधा सही है, 1 म्यू 2 2 म्यू 1 में कंफ्यूजन हो तो भाई इसको भी यूज कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। बाकी जरूरत इसी की भी पड़ेगी तो ये भी आपको ध्यान रखना, सीधा से ध्यान रखना कि रेयर टू डेंसर जा रही है तो रेयर 1 होगा हमेशा, डेंसर 2 होगा, तो 1 से 2 में जा रही है 1 म्यू 2, ठीक है। 2 से 1 में आ रही है 2 म्यू 1 2 की कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो तो जरूरत भी नहीं है। आप ये ध्यान रखना रेयर टू डेंसर जा रही है सामान्य वे में तो म्यू अपोजिट जा रही है, डेंसर टू रेयर उल्टा हो गया तो 1 अपॉन। अब देखो अपवर्तनांक को परिभाषित करने का एक और तरीका है, वो क्या है, अपवर्तनांक इसी से ही आएगा, वो इसी से आएगा, वो क्या है, वेग है, वेग, क्योंकि म्यू जो है वो किसके इक्वल है, दूसरा तरीका वेग की फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। क्या है, हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इसी को तो लिखा है, और म्यू को हमने डिफाइन किया है किस फॉर्म में, सी अपॉन वी में। तो माध्यम एक में जब जा रहे हैं, ठीक है, एक, तो ये बात है इक्वेशन में, एंड फॉर मीडियम 1 माध्यम एक के लिए क्या आएगा, म्यू 1 इज इक्वल टू सी अपॉन वी 1, सी अपॉन वी 1, और फॉर मीडियम 2 म्यू 2 इज इक्वल टू सी अपॉन वी 2। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, then by equation first we can write as a mu is equal to mu 2 c upon v2 divided by c upon v1, रिवर्स कर दे से c upon v2 multiply v1 divided by c, cancel out from c to c, then mu is equal to v1 divided by v2। तो आप इसको किस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, वेग की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक बात तो ये, दूसरा एक रिजल्ट ये, इस बात को भी नोट कर लेंगे, हम वेग की फॉर्म का भी इसका यूज करेंगे। तो ये देखो सारी बातें अपवर्तन से निकल के आ गई ये सारी बातें, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हमें यूज करना है तो हम ये भी देखें भाई आए कहां से, हम तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, कोई ऐसा हमें पता है कहां से आया, ये कब पता कहां से आया, पता आपको इसका रखना पड़ेगा। अब देखिए एक बात और इसके अंदर कर लेते हैं हमने, इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। 1 म्यू 2 अगर कहें तो
किसके रिवर्स है ये 1/2 अगर कहें तो किसके इक्वल है वो 1/2/1। ये भी रिलेशन कहां से है, यहां से है। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है 1/2, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है 2/1। लेकिन 2/1 का मतलब क्या है μ1/2, जो किसके बराबर है 1/μ के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका अपोजिट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/1/2/1। इसे कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर लेंगे पूरा डिटेल से। सिंपल सा तरीका है, उसकी बात हम कर लेंगे, कल कर लेंगे इसे कि आपकी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में गई, यहाँ पर अगर एक दर्पण लगा दिया जाए समतल दर्पण की, वो जिस रास्ते से आई है उसी से वापस चली जाए, तो ये कब जरूरत पड़ती है जब दो बार ऐसी घटनाएं होती है कि एक बार तो अपवर्तन हो गया या परावर्तन हो गया, परावर्तन का हमें अध्ययन नहीं करना है, वापिस आ गई, जब ये किरण वापिस आ रही है तो फिर वापिस उसी पथ का अनुसरण करेगी, क्योंकि जितना मोड़ा है माध्यम तो वही है, उतना वापिस मुड़ जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो आते समय तो क्या हो रहा है, आते समय तो क्या हो रहा है विरल से सघन में जा रही है, और वापिस जाते समय क्या हो रहा है सघन से विरल में। तो आते समय की इक्वेशन अलग आएगी, जाते समय की इक्वेशन अलग आएगी। जाते समय क्या हो जाएगा, जो कोण इधर आते समय ये आई था ये आर था, जाते समय ये आर जो है वो तो क्या हो जाएगा आपतन कोण, और ये तो हो जाएगा वो अपवर्तन कोण। ठीक है, इसकी बात हम थोड़ा डिटेल से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप ये बात इसके साथ नोट कर लें, अगर कंफ्यूजन भी रह गई है भाई आई कहाँ से है, तो ये कंफ्यूजन हम कल क्लियर कर लेंगे। उस क्लास में पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन पता नहीं भी आया कहां से, इसका भी हम प्रूव कर लेंगे। ये यहाँ लिखा था V1/C। तो इसको ये इसका बेसिक बातें हैं, इसकी ये सारी बेसिक बातें हैं अपवर्तन की। मेन जो टॉपिक है वो हम कल से शुरू करेंगे इसके अंदर कि अपवर्तन के लिए उत्क्रमणीयता के सिद्धांत, फिर कांच की पट्टिका से अपवर्तन, क्यों अगर प्रकाश किरण जल में जाती है तो उसके लिए किस तरह की घटनाएं होती हैं, अपवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं अपवर्तन से संबंधित है और वो होती किस प्रकार से, ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप रिवाइज कर लें, और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो सारी ब्रैकेट में बंद की हुई है, उन पे आप जरूर फोकस कर लें। अगर वो आपको ध्यान रहेगी तो फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, वरना फिर बाद में ये रहेगा कि बीच में ये चीज कहां से आ गई कि हमने इसकी जगह 2/1 रख दिया, 1/2 रख दिया, कभी तो साइन आई अपॉन आर म्यू रख रहे हैं, कभी 1/μ, तो ये आपको पता रहेगा बी विरल से सघन में आ रही है तो म्यू लेना है, और सघन से विरल में जा रही है तो उल्टा प्रोसेस हो रहा है तो 1/μ लेना है। इसका मतलब क्या है, μ2/μ1 का मतलब क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तन है। उल्टा कर दें तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तन है। ठीक है, सापेक्ष का मतलब ये है कि जिस माध्यम में जा रही है प्रकाश में उसका अपवर्तनांक हम यूज कर रहे हैं। सामान्य स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में जब विरल से सघन में जा रही है तो क्या हो रहा है, तब बाहरी इन्वायरमेंट में एयर है, एयर तो एयर के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं, तो 1/μ या म्यू उसको यूज कर लेते हैं। बाकी माध्यम का क्या होगा उसके लिए तो म्यू ले ही रहे हैं, क्योंकि माध्यम का तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो माध्यम वो तो माध्यम पे डिपेंड करेगा कैसा है, कांच है, जल है, कोई और मीडियम है, कोई और द्रव है, क्या है, वो तो सब बातें उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है, भी ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। फर्स्ट ईयर में भी लग जाती है, जिन लोगों को बीएससी करनी है, कॉलेज में जाएंगे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो है वो, उनको ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा एक किताब में मिलेगा, पूरा एक पेपर होगा, पूरा कंप्लीट एक पेपर, एक पूरी किताब है ऑप्टिक्स की। तो इसलिए वो भी सारी इसी पर बेस्ड है। अगर ये जिसका क्लियर है तो वहां भी दिक्कत नहीं आती है, तो आप इसको रिवाइज करके पढ़ें, बाकी बातें नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहे, रफ वर्क ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे मैं कहता हूँ आपको रफ वर्क पे ज्यादा फोकस करें, जितना ज्यादा रफ वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आती रहेगी, चीजें आसान होती रहेगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। गुड नाइट।